अरे बेटा, मैंने कब कहा चैप्टर एंड हो गया है? मैंने कहा चैप्टर आज एंड हो जाएगा। तो भाई ये जो फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन होता है ना, इसमें सारा मसला होता है एक्टिवेशन एनर्जी का, जैसे कि रिमशा ने कहा। तो उसको समझाने के लिए हम एक रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल बना देते हैं, कुछ ऐसे। कुछ ऐसे आपके पास ये बन गई। सर आपको सुबह से टेक्स्ट क्या हुआ है, देखिए बेटा, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ और मुझे टाइम नहीं मिला। आप सुबह से शिकायत कर रही हो। मंडे से लेके अभी तक जो मैसेजेस है ना, वो मेरे पास पेंडिंग में है। मैं इंशाल्लाह कल से उनका रिप्लाई करना शुरू कर दूँ, ठीक है? क्योंकि मंडे से ये दिन हो गया है। मैं सुबह 9:30-10 बजे से जो पढ़ाना शुरू करता हूँ, तो मैं रात के 11 बजे तक पढ़ा रहा हूँ। और पता है, आप कोचिंग में पढ़ाते हो, अपने घर में पढ़ाते हो ना, इज्जत नहीं मिलती। आप सर जुनेद के घर पे पढ़ाते हो ना, आपको बहुत इज्जत मिलती है। आएगा कोई मेरे साथ शामिल हो आप? विद केचप। आवाज स्लो है थोड़ी, तो स्लो ही आनी चाहिए ये वाली आवाज। अच्छा भाई, आ जाओ। रिमशा ने कहा था सर एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी, तो हम डायरेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी ही शुरू करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी में देखो भाई, ये एक हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल है, और इस एनर्जी प्रोफाइल में रिएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो भाई मामला ये है कि वो एनर्जी जो रिएक्शन शुरू होने से पहले रिएक्टेंट में मौजूद है। पहले मैं तो इसको ग्राफ को बकायदा लिख लूं कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। वाई एक्सिस पे होगी एनर्जी, एक्स एक्सिस पे होगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन शुरू होने से पहले रिएक्टेंट में जो एनर्जी मौजूद होती है, उस एनर्जी को नाम दिया जाता है एवरेज इंटरनल एनर्जी। ठीक है भाई, क्या नाम दिया जाता है? एवरेज इंटरनल एनर्जी। ये मैं नीचे लिख भी दूं कि एवरेज इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन बनती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन रिएक्टेंट
reactant molecules before the initiation of reaction, before the initiation of reaction. ठीक है भाई, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी उसको हम लोग क्या नाम देंगे? एवरेज इंटरनल एनर्जी। और ग्राफ में ये बात क्लियरली लिखी है। खा लूंगा मैं आराम से, बेफिक्र रहो, मुझे आदत है ऐसे खाने की। तो भाई ये हो गई एवरेज इंटरनल एनर्जी। लेकिन रिएक्शन स्टार्ट हो और रिएक्शन सक्सेसफुल हो, रिएक्शन सक्सेसफुल हो, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो ये होती है। कैसे पता चलेगा? कि जो हाईएस्ट पीक है ना, इस हाईएस्ट पीक पर ये जो कर्व आया है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का, ये जो हाईएस्ट पीक होता है इसको नाम दिया जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी का। ठीक है भाई। भाई अब थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required for effective collisions। अब जरा कहानी सुनो। कहानी कुछ ये है कि रिएक्शन का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलिजन करना शुरू करें, कोलाइड करें, और कोलिजन करने के नतीजे में प्रोडक्ट में कन्वर्ट। अगर ऐसा हो कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो हम कहेंगे कि भाई ये इफेक्टिव कोलिजन। और अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो तो हम कहेंगे ये नॉन इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है। तो अब होता क्या है कि हमेशा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते,
हमेशा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, वो आपस में टकराना शुरू करते हैं, टकराते हैं टकराते हैं टकराते हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है होती जाती है होती जाती है। अगर उनकी एनर्जी इंक्रीज होते होते थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो हाईएस्ट पीक है वहां तक वो रीच कर जाए तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। या फिर ये कह लें कि जितने मॉलिक्यूल्स उस पीक को पहुंच जाए वो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन वो तमाम रिएक्टेंट्स या वो तमाम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो कॉलिजन करने के बाद भी जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी की पीक को नहीं पहुंच पाती, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। सो वी शुड हैव द आइडिया of the internal and threshold energy to discuss any reaction. अब यहाँ पे आगे क्या बात पढ़ी जाएगी? अब आगे यहाँ पे बात आएगी कि इस रिएक्शन में एक वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है सक्सेसफुल रिएक्शन के लिए, और एक वो एनर्जी है जो इन दोनों जो रिएक्टेंट में पहले से मौजूद। तो ऐसा नहीं है रिएक्टेंट को जीरो से पीक तक पहुंचना, रिएक्टेंट में इतनी एनर्जी तो पहले से मौजूद है। तो अब वो एनर्जी जो यहां से शुरू हो और यहां तक लेके जाए, वो एनर्जी जो यहां से शुरू हो और इस पीक तक जाए, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को सिंह बोर्ड में ए ई से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि दुनिया भर में इसको ई सब्सक्रिप्ट ए से रिप्रेजेंट। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनी? डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एंड एवरेज इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और इसकी एक और डेफिनेशन बनती है, amount of energy in excess of internal energy to reach the barrier of threshold energy। अब देखो भाई, ये तीन डेफिनेशन मैंने लिख दी और इन तीनों डेफिनेशन के मुताबिक आप लोग के सामने ग्राफ बना दिया। अब फिर से कहानी सुनो। कहानी कुछ ये कहती है कि जब भी कभी कोई रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन हर रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। जब भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो कॉलिजन दो तरीके का होता है, इफेक्टिव कॉलिजन एंड नॉन इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन कब कहेंगे? कि अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कॉलिजन करने पर अपनी एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक बढ़ा लें तो
वो इफेक्टिव कॉलिजन्स होते हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर वो ना बढ़ा पाए तो वो नॉन इफेक्टिव कॉलिजन्स होते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी किस सेंस में आता है? एक्टिवेशन एनर्जी इस सेंस में आता है कि अगर हम ये देखें कि भाई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास पहले से कुछ एनर्जी मौजूद है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसका ग्राफ अगर देखें तो उसको जीरो से एनर्जी नहीं चाहिए। उसको जो एनर्जी चाहिए वो मोर देन जीरो में कोई वैल्यू हो, ग्रेटर देन जीरो, और फिर उसको एनर्जी चाहिए। ऐसी एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे ये बात बनेगी कि अगर इंटरनल एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का गैप ज्यादा होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। और अगर इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का गैप कम होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होगी। ये बात क्लियर हो गई कि एक्टिवेशन एनर्जी कब ज्यादा होगी और कब कम होगी। सही। अब देखो भाई, पास्ट एमडीकेट के एमसीक्यूज को देखो, दोबारा बता देते हैं। अगर एक्टिवेशन सॉरी अगर इंटरनल एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के दरमियान गैप ज्यादा है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के दरमियान गैप कम है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना वक्त लगेगा उस एक्टिवेशन एनर्जी को कवर अप करने के लिए, और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना इजीली हम अचीव कर लेंगे और रिएक्शन उतना जल्दी हो जाएगा। पास्ट एमडीकेट के सवालात को अगर देखें, स्पेशली 2018, 2019, 2020 के सवालों को, तो पास्ट एमडीकेट में क्या सवाल आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से आपको ये याद हो कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, या जिसको कह लें रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, वेलोसिटी कम होगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है भाई। अब इसके आगे की बात देखते हैं। अब पास्ट एमडीकेट में सवालात क्या है? पास्ट एमडीकेट में सवालात यहाँ आए हैं कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन कौन सा होगा, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन कौन सा होगा, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। ऑब्वियसली स्लो रिएक्शन। और एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो हम बोलेंगे फास्ट रिएक्शन। तो ये एक बात क्लियर हो गई आपके पास एमडीकेट से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं।
एक टॉपिक हम पढ़ते हैं मेथड्स टू डिटरमिन रेट ऑफ रिएक्शन। Methods to determine rate of reaction. There are two methods to determine rate of reaction. Number one, chemical method. Number two, physical method. Number one, chemical method. Number two, physical method. Chemical method में हम पढ़ते हैं वेट एनालिसिस। वेट एनालिसिस के मतलब पता है किसी को? वेट एनालिसिस कहते हैं टाइट्रेशन को। क्योंकि इसमें तमाम रिएक्टेंट, तमाम प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में। तो वेट एनालिसिस यानी कि टाइट्रेशन आ गई केमिकल मेथड में। फिजिकल मेथड में क्या होगा? फिजिकल मेथड में बहुत सारे टाइप्स आते हैं। फिजिकल मेथड में आता है पीएच मीट्रिक मेथड, इसमें आता है कंडक्टोमीट्रिक मेथड, इसमें आता है रिफ्रैक्टोमीट्रिक मेथड, इसमें आता है आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड या स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको बोलते हैं। एक दो तीन चार, चार हो गए। एक आ गया आपके पास कैलोरीमीट्रिक, जी बेटा वेट एनालिसिस में लिक्विड भी प्रोडक्ट, लिक्विड में ही प्रोडक्ट होगा। ठीक है, आप लोग टाइट्रेशन करते हैं ना, टाइट्रेशन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH की टाइट्रेशन करें, तो NaCl और वाटर बनता है, तो NaCl जो बनता है वो भी डिसॉल्व हुआ हुआ बनता है। तो ये वही तो बात हुई। अच्छा, फिजिकल मेथड पे हम चल रहे थे। फिजिकल मेथड में पीएच मीट्री हो गया, कंडक्टोमीट्री हो गया, रिफ्रैक्टोमीट्री हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, कैलोरीमीट्रिक हो गया, कलरीमीट्रिक हो गया। ये कितने हुए? एक दो तीन चार पाँच छः। और हमारे पास ये एक और मेथड क्या बनेगा? ये बनेगा पोलैरिमीट्रिक मेथड। इसमें पोलैरिमीट्री पड़ी जाएगी। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए?
आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर एक मेथड में ऑब्जर्वेशन क्या हो। जैसे कि अगर आप पीएच मीट्री की बात करें तो ऑप्टिकल रोटेशन बेटा पोलैरीमीटर में आता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड बेटा ये कंडक्टोमीटर लिखा तो है। ठीक है, तो सिर्फ उतने याद रखो जो सिलेबस में है, ज्यादा मत याद कर लेना। पीएच मीट्री में हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन पीएच वैल्यू। ये सारे जो मैं अब चेंज लिखता जा रहा हूँ ना भाई, ये आपको जबानी याद होने चाहिए। ये पास्ट एमडीकेट के सवाल हैं, उनमें ये बातें हैं। रेड साहब ने क्या लिखा है कि भाई ये मैंने फिजिकल मेथड्स के नाम लिखे हैं। पीएच मीट्रिक होता है, कंडक्टोमीट्रिक होता है, रिफ्रैक्ट्रोमीट्रिक होता है, ये फिजिकल मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक होता है, कैलोरीमीट्रिक होता है, कलरीमीट्रिक होता है, पोलैरीमीट्रिक होता है। अच्छा भाई, जरा एक मिनट दो मुझे। अच्छा चलो भाई, बहुत माजरत, बीच में मैं गायब हो गया, बहुत माजरत, वापस आओ। पीएच मीट्री में क्या पढ़ना है? चेंज इन पीएच वैल्यू। कंडक्टोमीट्री में क्या पढ़ना है? चेंज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। रिफ्रैक्टोमीट्री में चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी absorption of UV and visible light. कैलोरीमेट्री में change in
एंथैल्पी, कलरीमेट्री में चेंज इन कलर इंटेंसिटी, और पोलैरिमेट्री में ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है भाई। अब देखो इसके सवाल एमटी कैट में कैसे बनते हैं। इसके सवाल एमटी कैट में ऐसे बनते हैं कि आपसे कहा जाएगा कि भाई एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के दौरान, इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के दौरान ना पीएच की वैल्यू में कोई चेंज आया, ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कोई चेंज आया, ना ऑप्टिकल रोटेशन में कोई चेंज आया, लेकिन यूवी और विजिबल लाइट की एब्जॉर्प्शन हुई। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन का रिएक्शन रेट हम किस मेथड के जरिए डिटरमिन कर सकते हैं? बताइए। ऑफ कोर्स स्पेक्ट्रोस्कोपी। या फिर ऐसा सवाल करे कि भाई एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन इस रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती जा रही है तो ना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आया, ना वो यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ना ऑप्टिकल रोटेशन में कोई चेंज आया, लेकिन पीएच की वैल्यू चेंज होती जा रही है। ऑब्वियसली पीएच मीटरी। ठीक है भाई, ये सवाल आते हैं एमडी कैट में। मेरे ख्याल से आप लोग के लिए मुश्किल नहीं होंगे ये सवाल। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं काइनेटिक्स में। अब देखो काइनेटिक्स में आगे बढ़ते हैं तो अब हमारा, अच्छा एक डिस्कशन ऊपर में शायद कर, हाँ यहाँ पे एक डिस्कशन भाई लिख लें, ये मेरे जहन से निकल गया, ये मेरे जहन से निकल गया कि एक्टिवेशन एनर्जी का एक फॉर्मूला जो सिंह बोर्ड की किताब में है वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी, और इसके पेपर में, पास्ट पेपर में काफी एमसीक्यूज आए। एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। अदरवाइज एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। ये मेरे जहन से पहले निकल गया था, इसलिए बहुत माजरत के साथ अभी याद आया, फौरन बताने आया हूँ। आर्हेनियस इक्वेशन एक होती है जिसमें हम पढ़ते हैं K is equals to A dot E power activation energy over RT. This Arrhenius equation tells the relationship between temperature and rate constant.
ये दो बातें मैं पहले बताने से रह गया था, इसलिए अभी बताने वापस आया। इसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा, नो न्यूमेरिकल इन एमडी कैट, लेकिन बस ये इक्वेशन मालूम होनी चाहिए और इसके हवाले से जो जुमला लिखवा है ये मालूम होना चाहिए कि दिस रिलेशनशिप, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी ये रही ना, ये रही ना एक्टिवेशन एनर्जी। ये ए डॉट ई में ए से मुराद आर्हीनियस फैक्टर है और स्मॉल ई से मुराद, अब देखो यहाँ पे देखो भाई, इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जब ए डॉट ई लिखा था दोनों कैपिटल थे, यहाँ पे ए कैपिटल ई स्मॉल, तो अब ऐसा भी नहीं है कि इतना बुरा आप लोग के साथ उपको थोड़ी बना रही है पेपर। समझे, आगे बढ़े। ई है एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मैं लिख देता हूँ भाई, ए सॉरी बहुत साइड में, ए से मुराद आर्हीनियस फैक्टर, स्मॉल ई से मुराद एक्सपोनेंशियल फैक्टर। साइंटिफिक नोटेशन में एक बड़ा ही खूबसूरत सा छोटा स्मॉल ई बना हुआ होता है अक्सर, इक्वल्स टू के करीब करीब कहीं, ये वो वाला ई है एक्सपोनेंशियल फैक्टर। चलो भाई इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की जाने पढ़ते हैं। फैक्टर्स affecting the rate of reaction। ठीक है जी, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास 6 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले नाम तो सबके याद होने चाहिए। नंबर 1 कंसंट्रेशन, नंबर 2 नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर 3 टेम्परेचर, नंबर 4 सरफेस एरिया, नंबर 5 रेडिएशन, नंबर 6 कैटलिस्ट। अब इसमें क्या क्या याद रखना है, इसमें ये याद रखना है कि कंसंट्रेशन के एतबार से विथ रिस्पेक्ट टू रेट लॉ, rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant। यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन रेट उतना ज्यादा होगा,
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी रिएक्शन रेट उतना कम होगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में रेट डिपेंड्स ऑन नेचर, लेकिन कैसे डिपेंड, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ इस तरीके से है कि भाई जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वहां पे रेट कम होगा, जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वहां पे रेट ज्यादा होगा। टेम्परेचर के एतबार से देखा जाए तो रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। इसकी थोड़ी सी डिटेल बात अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सरफेस एरिया पे देखें तो रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। रिएक्शन रेट रेडिएशन में देखें तो डिपेंड्स ऑन रेडिएशन। रेट डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट। ठीक है भाई, अब टेम्परेचर, सरफेस एरिया, रेडिएशन और कैटलिस्ट की बात को और कंसंट्रेशन की बात को थोड़ा सा लेके बढ़ते हैं आगे। अब भाई मिसाल के तौर पर मेरे पास एक रिएक्शन है A+2B, एंडोएक्सोथर्मिक में कोई डिफरेंस नहीं होगा भाई, और इसमें बना दिया C, कोई डिफरेंस नहीं होगा टेम्परेचर डिपेंडेंस का। सुनते जाओ अभी। अब यहाँ पे मैं आपसे 3 पॉइंट्स डिस्कस करूं। पहला पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ A डबल्स, concentration of B doubles, okay, doubled, concentration of A half, concentration of B half। आप जरा देखेंगे सवाल, ऐसे सवाल भी पास्ट एमडीकेट में आए। सवाल क्या है कि भाई एक रिएक्शन है जिसमें A+2B मिलके C बना रहे हैं, तो बताओ अगर A की कंसंट्रेशन को डबल करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर B की कंसंट्रेशन को डबल करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर A की कंसंट्रेशन को हाफ करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर B की कंसंट्रेशन को हाफ करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। अब जरा देखते जाइए क्या फर्क पड़ेगा। विथ रिस्पेक्ट टू A रिएक्शन रेट की एक्सप्रेशन ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। तो भाई रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। लेट्स अज्यूम इनिशियल कंसंट्रेशन 1 थी, तो डबल करने पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। अब यहाँ पे देखो, बी के एतबार से देखा जाए तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। अगर बी की इनिशियल कंसंट्रेशन 1 सपोज कर लें तो 1 डबल होने के बाद 2 हो जाएगी, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4। इट मींस के रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तीसरे सवाल को देखो कि ए की कंसंट्रेशन हाफ कर दें, तो भाई ए की कंसंट्रेशन हाफ कर दें तो ए से रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अगर ए को हाफ कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो गया। और क्वेश्चन 4 देखें कि बी की कंसंट्रेशन को हाफ कर दो भाई, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। अगर बी की कंसंट्रेशन हाफ कर दो तो ये हाफ का स्क्वायर हो गया। इट मींस के रेट ऑफ रिएक्शन will becomes 1/4। ये जितनी बातें मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे बताई है, ए डबल बी डबल ए हाफ बी हाफ, ये तमाम पास पेपर में डिफरेंट सिनेरियोस में पूछे गए। तो विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ये बात मालूम होनी चाहिए। अब आइए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर देखें तो भाई बात बड़ी सीधी सी है। कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनके दरमियान का कॉलिजन बढ़ जाता है, और जब कॉलिजन बढ़ जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो कॉलिजन बढ़ा, कॉलिजन बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। इस बात को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या होगा कि भाई ये मैं एक ग्राफ बनाऊं, अच्छा जी, और इस ग्राफ में मैंने यहाँ लिख दी एनर्जी, और यहाँ लिख दिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर एक ऐसी में लाइन खींच देता हूँ, इसको नाम दिया जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। एक ही रिएक्शन दो डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर मैं कर रहा हूँ, ये रिएक्शन करवाया T1 पे और सेम रिएक्शन मैंने एक दूसरे टेम्परेचर पे करवाया, ये करवाया T2 पे, और आप लोगों से कह दिया कि T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी कि द रिएक्शन carried out T1 is at lower temperature. The reaction carried out at T2 is at higher temperature. ठीक है भाई, तो एक ही रिएक्शन दो डिफरेंट टेम्परेचर पे करवाया। ठीक है, इसको मैं जरा साफ सुथरा बना देता हूँ, ये वो बहुत अजीब सा हो गया। तो मैंने ये कहा
कि भाई T1 और T2 पे T1 कम टेम्परेचर है, T2 ज्यादा टेम्परेचर है। तो आप इस ग्राफ के जरिए नोट कर सकते हो कि वाई एक्सिस पे क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करते हैं, और कम टेम्परेचर पे कम मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करते हैं। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, ज्यादा कोलिजन हुआ, ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हुआ। और इसके आगे सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया में तो मैं पहले तो ये बता दूं आपको, सरफेस एरिया में सरफेस एरिया हेट्रोजीनियस रिएक्शंस के लिए होता है। ये लो भाई, नोट कर लो। तो नोट करते करते 9 बज जाएंगे, तो क्लास यहीं पे एंड हो जाएगी, और फिर ये चैप्टर कल भी चलेगा। शुरू कल की स्टार्टिंग मिनट्स में भी ये चैप्टर चलेगा। फिर यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, यहीं पे क्लास को एंड कर देते हैं। ठीक है भाई। मैं आपको एक सेकंड में बताता हूँ। हाँ भाई, ये लो देखो। दो से जो है ना, चार जो है तुम एक लगा दो, 4 से 6 या फिर एक काम करो, 1 से 2 एक स्ट्रीम लगा दो, स्ट्रीम 1। ठीक है, तो 2 से 5 स्ट्रीम 5 लगा दो, और 5 से 7 जो है स्ट्रीम 1 सबको दे दो। स्ट्रीम 1 से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चाहिए, स्ट्रीम 1 कर लिया भाई। ओके, अल्लाह हाफिज।